हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 जुलाई और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। 24 जुलाई का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल बजट पेश हुआ है। तो ऐसे में बजट्स के बारे में हम लोग कुछ चीजें जानेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे ऐसी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। शुरुआत करेंगे अपने पुराने सेक्शन 1 मिनट के रिवीजन से। तो कल का 1 मिनट में रिवीजन करेंगे पहले, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की है। और वहीं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दो भारतीय खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसको लिखा है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघनख भारत आ रहा है। लंदन से महाराष्ट्र में लाया जाएगा। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इसको सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा एयरबस और टाटा दोनों के बीच में साझेदारी हुई है भारत में H125 हेलीकॉप्टर बनाने की। 2026 तक पहला H125 हेलीकॉप्टर बनेगा भारत में। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए रिगोबार्टा मेचुतुम, इन्हें 1992 में दोस्तों नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इसके अलावा 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किए जाएंगे अभिनेता रामचरण। पद्म पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी जी का निधन हो गया है। ये जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। लेकिन आपको अगर क्विज देखनी है, इसकी क्विज सॉल्व करनी है या फिर पीडीएफ लेनी है डिटेल वाली, तो आप एनजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं पर फ्री में, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी दिनों की, महीनों की, वीक्स की आपको क्विजेज मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे दोस्तों ये भी मनाया जाता है 23 जुलाई को। जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन अभी ये मनाया गया। अच्छा, 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई को दोस्तों 1927 में पहली बार ब्रॉडकास्टिंग हुई थी आधिकारिक रूप से। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला ऑफिशियल रेडियो प्रसारण किया था। इसी वजह से 23 जुलाई का दिन हम लोग याद कर लिए। अच्छा, 1930 में आते आते आईएसबीएस का गठन कर दिया गया, भारतीय प्रसारण सेवा का गठन किया गया। और इसी को आगे चल करके 1936 में बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया, जो कि आज भी है AIR। ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो जो है 1936 में स्थापित हुआ था। उसके पहले आईएसबीएस के नाम से ये 1930 में स्थापित हुआ था। तो ये इसका इतिहास रहा, भारत में रेडियो का इतिहास कह सकते हो आप। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इसी को लेकर के मनाया जाता है। क्लियर है ना? आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जुलाई महीने के, उनका आज रिवीजन करेंगे हम लोग, कई दिन हो गए हैं। तो देखिए 1 जुलाई को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो वस्तु एवं सेवा कर दिवस, जिसे जीएसटी दिवस कहते हैं। दूसरा नेशनल डॉक्टर्स डे। तीसरा एसबीआई का स्थापना दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 11 जुलाई इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई भी पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस। 20 जुलाई चंद्र दिवस और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 का कुल अनुमानित बजट कितना निर्धारित किया गया या कितने का पेश किया गया? तो देखिए कल यानी कि 23 जुलाई को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सातवीं बार लगातार बजट पेश किया है। ये बात ध्यान रखना, 7वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली ये भी महिला पहली बनी है। ठीक है, और ये जो बजट रहा इसका साइज रहा 48,20,512 करोड़। तो 48,20,512 करोड़ का लंबा ये बजट रहा। इसको निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, बजट जो है 2024-25 ये 48,20,000 का है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 11,11,111 करोड़ का है। और यहाँ पर देखिए ये जो बजट है इस पर मैंने कल डिटेल में वीडियो दी है। तो आज ये डेली करंट अफेयर चुकी है,
तो इसमें बहुत ज़्यादा तो हम लोग बात कर नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम की भी लिमिट होती है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन कल जो मैंने संपूर्ण बजट की वीडियो दी है, इसको ज़रूर से ज़रूर देखना क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा बजट के बारे में, ठीक है? एक और ज़रूरी बात, देखो ये संपूर्ण बजट इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इससे पहले अभी अंतरिम बजट आया था। अंतरिम बजट आया था 1 फरवरी को। आप कहोगे 1 फरवरी को ही तो हर बार आता है। बिल्कुल, हर बार 1 फरवरी को ही आता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार चुनावी वर्ष था। तो जब चुनावी वर्ष होता है यानी जिस जिस वर्ष चुनाव होना होता है, 5 साल में 1 बार चुनाव होता है। तो जिस वर्ष चुनाव होना होता है तो उस वर्ष अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट मतलब ये कि 1 फरवरी से लेकर चुनाव के दौरान मतलब कि नए बजट आने तक या नई सरकार गठित हो करके जब वो नया बजट लाएगी तब तक के लिए जो खर्च करने का बजट होता है वो होता है अंतरिम बजट। तो 1 फरवरी को जो आया था वो अंतरिम बजट था। उस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई थी। तो वो तभी तक के लिए था तब जब तक कि नया बजट ना आ जाए। अब जो ये नया बजट आया है ये संपूर्ण बजट है, यानी ये पूरा का पूरा ये वाला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करेगा 2024-25 का। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा अब 31 मार्च 2025 तक के लिए होगा। ये बात ध्यान रखना। और इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण है टैक्स स्लैब, इसमें थोड़ा-सा चेंजेस किए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पर पहले 3 से 6 लाख रुपए तक 5% हुआ करता था, वो 3 से 7 लाख रुपए तक की धनराशि पर 5% इनकम टैक्स लिया जाएगा। बाकी 0 से 3 लाख तक शून्य पिछली बार भी था, इस बार भी है। 7 से 9 लाख पिछली बार जहाँ हुआ करता था 10% टैक्स रेजिम के अंदर, वो 7 से 10 लाख इस बार कर दिया गया है। ठीक है? तो यही स्लाइटली चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो सैलरीड कर्मचारी एम्प्लॉयी हैं, उनको इनकम टैक्स में 17,500 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। ये मतलब ऊँट के मुँह में जीरा टाइप का है। 17,500 रुपए ये सालाना है, ठीक है ना? सालाना उनको राहत दी गई है, मतलब 1,400 रुपए के आस-पास में प्रति माह। तो ये उनको थोड़ा-सा ज़्यादा मिलेगा जिनकी सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा है। तो 50,000 से ज़्यादा वालों को 75,000 वाले में ला दिया गया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है उसको 75,000 रुपए तक में कर दिया गया है। ठीक है जी? तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं और भी कल की वीडियो देखना, आपको डिटेल में सब समझ में आएगा। और मैं आपको एक स्टैटिक वीडियो भी दूँगा बजट की। बजट की जो स्टैटिक वीडियो है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बजट कब से शुरू हुआ, बजट का मतलब क्या होता है, छोटी-छोटी जो परिभाषाएँ होती हैं, डेफिनिशंस होती हैं, उनका क्या मतलब है। इसके अलावा जो वन लाइनर बनते हैं बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनको भी हम लोग देखेंगे उस बजट के स्टैटिक वाली वीडियो में। ठीक है? जल्दी आएगी आपके सामने इसी चैनल पर। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई? तो चीन ने बनाई हुई है। ये पूरी तरीके से कार्बन फाइबर की बनी हुई है ये ट्रेन, ठीक है ना? ये चाइना वाले ना अद्भुत करते हैं। यहाँ पर देखो, चाइना मेक्स वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। तो ये इको फ्रेंडली भी है। 87 मील प्रति घंटे यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक भी पहुंच सकती है और पूरी तरह कार्बन फाइबर से बनी हुई है। तो चाइना ने ये बनाया है, याद रखना। चाइना पिछले दिनों में कब कब ये चर्चे में रहा, जब इसने जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में पहला पोजीशन हासिल किया। इसके अलावा चांग ई 6 मिशन आया इसका, इसने चांद की धरती से मिट्टी उठाई और वहां से लेकर आया ये। 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश ये बनकर उठा, यानी ट्रेड पार्टनर बना, अमेरिका को पीछे छोड़ा। थॉमस कप, उबेर कप दोनों जीता। जू फहियांग भारत में नए राजदूत नियुक्त किए गए। चांग ई 6 लूनर मिशन पाकिस्तान के साथ साझेदारी की, पाकिस्तान का भी एक छोटा सा सैटेलाइट ले गए थे। और अभी औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 30% तक हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप में ये संघाई में जो है आयोजित किया गया। ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है चाइना से। अगला, हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने ये पिछली साल क्वेश्चन आपको कराया था, जनवरी 2023 में ये क्वेश्चन मैंने कराया था। मुझे कैसे याद? जब मैंने अपने डाटा में डाल करके इसको चेक किया, क्योंकि मुझे अंदर से वाइब आ रही थी कि इसको तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तब मुझे एग्जैक्टली डेट पता चली कि ये 23 जनवरी 2023 में पढ़ाया गया था। मतलब पढ़ाया तो था मैंने, लेकिन बहुत पहले पढ़ाया था। कब पढ़ाया था मैंने? जब नॉमिनेशन के लिए भारत ने भेजा था। ठीक है ना? भारत जो है अपनी तरफ से भेजता है कि ये मैदानों को आप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल करो। तो जब भेजा था नॉमिनेशन के लिए, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था। और अब देखो, यूनेस्को ने इसे शामिल भी कर लिया है। ये है कहाँ पर? असम में है। असम में है चराई देव मैदान। बहुत ही फेमस स्थल है, अगर आप जानते हो तो, अगर उस क्षेत्र के होंगे जरूर जानते होंगे। इसे असम का पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है? बहुत ही फेमस स्थल है, कभी राजधानी हुआ करती थी अहोम साम्राज्य की।
अहोम साम्राज्य आपको पता होना चाहिए बहुत लंबे समय तक चला था और उसको कभी मुगल भी नहीं जीत पाए थे, अविजित रहा था। और जो लचित बरफुकन जी थे वो अहोम साम्राज्य के ही सेनापति थे। फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पर, चराइदेव मैदान जो है अहोम साम्राज्य का है, असम में स्थल है स्थित है। ये सांस्कृतिक श्रेणी में 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत के द्वारा जो नामांकन भेजा गया था उसको अप्रूवल मिल गई है और अब ये चुन लिया गया है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में। ठीक है, वहां पर ये कंप्लीट करेगा और घोषित कर दिया जाएगा। अभी के टाइम पर अच्छा ये ध्यान रखना, उत्तर पूर्व से भारतीय सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में ये पहला है, पूर्वोत्तर राज्य से पहला है ये सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में। अभी तक टोटल 42 यूनेस्को विश्व स्थल हैं भारत में, जिसमें से अभी 41वां और 42वां आपको याद रखना है। 41वां शांति निकेतन, 42वां जो है ये होयसला मंदिर जो कर्नाटक के है, शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल का। ठीक है जी। चराईदेव मैदान जो है 1229 में बनाया गया था और ये चाओलुंग सुखापा के द्वारा बनवाया गया था जो अहोम साम्राज्य के थे। असम का पिरामिड कहते हैं, इसे ध्यान रखना। अगला असम आप देखोगे यहाँ पर है, असम से ही बाकी राज्य टूटे हुए हैं, तो ये सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद ही नहीं करना है कि किससे बॉर्डर शेयर करता है। जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सबसे बॉर्डर शेयर करता है। दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंता विश्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा, देहिंग पटकाई। ठीक है, बिहू, भोरताल, खम्बालिम और सात्रिया। सात्रिया भी याद रखना, सात्रिया बहुत पूछा जाता है, सात्रिया भी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। हफलोंग, चंडोबी, डिघाली पुखरी, शिवसागर झील, तमरंग झील, डिगबोई झील जहाँ से तेल का कुआं है, दिपोर, सोनबिल, देहिंग लेक, ये प्रमुख झीलें हैं। 35 जिले हैं, विधानसभा में 126 सीट, 14 लोकसभा में सीट और राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से जाती है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तालाक पंजीकरण कानून रद्द कर दिया? तो इसको भी असम ने ही किया है। एक बार फिर से असम राज्य आ गया। असम सरकार ने अभी मुस्लिम विवाह और तालाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया है अपने राज्य में। अब इसके तहत क्या होगा, मुस्लिमों में बाल विवाह वगैरह नहीं हो पाएगा और भी जो वैसे भी हिंदू में भी या अदर रिलीजन में भी जो बाल विवाह होते थे वो नहीं हो पाएंगे और भी बहुत छोटे मोटे यहाँ पर चीजों में सुधार किया गया है बेटियों और बहनों के लिए। तो इसका नाम था असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935। तो अब इसको कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। असम सरकार ने असम निरसन विधेयक लाने की बात कही है कि ये अगली जो मानसून सत्र होगा उसमें असम निरसन विधेयक लाएंगे और उसके जरिए इसको निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो बाल विवाह और भी बाकी जो चीजें हैं ऐसे जो बेटियों और बहनों के लिए थे उनको अब निरस्त करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है, विवाह से रिलेटेड और तलाक से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए आगे। हाल ही में किसे भारत की सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत की सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच बन गए हैं मनोलो मार्केज। मनोलो मार्केज ये स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं कि चलो बताओ ये जो कोच बने हैं ये किस देश से हैं, तो आप बताना स्पेन के। इससे पहले कौन थे? इगोर स्टीमैक। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बताया था भारत में भैया बहुत राजनीति चलती है ना, इनके बयान पर कंट्रोवर्सी हुई थी काफी। फिलहाल यहाँ पर अब मोनोलो मार्केज जो हैं ये बनेंगे नए भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के कोच। पुरुष फुटबॉल की बात आई है तो भाई हम लोग याद करेंगे ही बार बार सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री ने अभी पिछले महीने ही संन्यास ले लिया, बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी थे, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। इगोर स्टीमेक का स्थान अब ये ले लेंगे और ये भारत में ऑलरेडी कोचिंग करने का अनुभव भी रखते हैं। ये हैदराबाद फुटबॉल क्लब और गोवा फुटबॉल क्लब को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिनमें से हैदराबाद फुटबॉल क्लब तो इनके कोचिंग के अंतर्गत जीता भी था एक बार आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग का खिताब भी जीता हुआ है। तो ये फुटबॉल में क्लब में 2 क्लब को ये कोचिंग दे चुके हैं। अब ये भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है, राष्ट्रीय टीम है, उसको कोचिंग देंगे। ठीक है, अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं श्री कल्याण चौबे जी। और भारतीय फुटबॉल टीम आप जानते हो 124वें स्थान पर आ गई है अभी फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग में। एशिया में बात करें तो 22वें स्थान पर है, विश्व में 124वें स्थान पर है। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसको प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों अभी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है अभिनव बिंद्रा को। सम्मानित किया नहीं है, मतलब सम्मानित करने के लिए घोषणा कर दी है
ये सम्मानित किए जाएंगे जब पेरिस ओलंपिक का जब वहाँ पर समारोह चल रहा होगा, जब आयोजन का, उस टाइम पर इनको सम्मानित किया जाएगा वहीं पर सत्र आयोजित करके। तो ये ओलंपिक ऑर्डर है क्या? इसकी वैल्यू आप ऐसे समझो कि आईओसी के द्वारा दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है ना, उनमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो होता है ओलंपिक ऑर्डर। ये दिया जाएगा अभिनव बिंद्रा को। नाम तो सर सुना-सुना लग रहा है, बिल्कुल याद भी होना चाहिए। ये भारत के पहले व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था। ये हालांकि शूटिंग में जीते हुए थे, तो एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पहली बार जीता है, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल पूछा जाए पहला इंडिविजुअल गोल्ड किसने जीता, तो अभिनव बिंद्रा ने ही जीता था। हालांकि ये एथलेटिक्स से नहीं थे। तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था पुरुषों की, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक में। और 2018 से ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के सदस्य हैं। अभी इनको सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाने की बात की गई है कि 10 अगस्त को दिया जाएगा 142वें आईओसी सत्र के दौरान पेरिस में। ओलंपिक इस बार पेरिस में होना है 2024 का। 2028 वाला लॉस एंजल्स में होगा अमेरिका में, 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन में, 2036 वाला होगा, हो सकता है हो जाए भारत में, ठीक है। भारत पूरी दावेदारी पेश कर रहा है, ठीक है। बाकी तो सब चीजें आपको बता दिया। आईओसी के बारे में जान लो। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, ठीक है ना। 1894 में स्थापित हुआ और 1896 में इसने पहला ओलंपिक कराया था, ठीक है ना। ग्रीस के एथेंस में पहला ओलंपिक कराया था इसने। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना लुसाने स्विट्जरलैंड, ये इसका हेडक्वार्टर काफी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष आप कमेंट करके मुझे बताओगे कौन है आईओसी के वर्तमान में अध्यक्ष। अगला, हाल ही में स्विस ओपन युगल का खिताब किसने जीता? तो स्विस ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है यूकी भांवरी और अल्बानो ओलिवेटी ने। यूकी भांवरी चूंकि भारतीय हैं इसलिए ये क्वेश्चन बना है। यूकी भांवरी और इनके जो मतलब कि कह सकते हैं जोड़ीदार हैं अल्बानो ओलिवेटी, दोनों ने मिल करके जीत लिया है अभी स्विस ओपन डबल्स टाइटल्स। स्विस ओपन मतलब स्विट्जरलैंड में हुआ होगा, बिल्कुल हुआ वहीं पर। इन दोनों ने ये जीता हुआ है। इन दोनों ने फ्रांस के फाइनल में फ्रांस के फैब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट को हराया है। अच्छा, ये इस साल का इन दोनों की जोड़ी का दूसरा खिताब था। इससे पहले ये बवेरियन इंटरनेशनल पुरुष युगल जीते थे और अभी यहाँ पर जीते हैं। किस खेल से संबंधित है ये? तो टेनिस से संबंधित है, टेनिस से, ठीक है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाली ये भारतीय महिला खिलाड़ी अब बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने उनसे ज्यादा रन बना करके भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन स्कोर कर दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, किसी इनिंग में हो सकता है पीछे हो जाए, लेकिन काफी लंबे समय से चूंकि स्मृति मंधाना टॉप पर थी, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया या न्यूज बनी। तो हरमनप्रीत कौर जो है अब 171 टी20 मैचों में 3415 रन पूरा कर चुकी हैं, जो कि इनके 3378 रन से ज्यादा है, ठीक है। अभी ये महिला एशिया कप में ये कारनामा इन्होंने किया है यूएई के खिलाफ। महिला एशिया कप अभी श्रीलंका में चल रहा है और दाम्बुला में ये आयोजित किया जा रहा है। महिला एशिया कप की बात करें तो अभी तक 8 संस्करण हो चुके हैं, 9वां इस बार का हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन 8 में से 7 बार भारत ने जीता है, 1 बार बांग्लादेश की टीम ने जीता है, ठीक है। भारत करंट चैंपियन भी है। अगला देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ओलंपिक खेल तो आप सब जानते हो, भली भांति परिचित हो। अब ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम शुरू होने जा रहा है। ई स्पोर्ट मतलब जो आप लैपटॉप में खेलते हो, मोबाइल में खेलते हो, ऐसे गेम्स, ठीक है ना। हो सकता है लूडो को भी इसमें मौका मिले। तो यहाँ पर ई स्पोर्ट गेम जो है अब शुरू होगा, ठीक है। तो जो कितने जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। अब सऊदी अरब में और आईओसी ने दोनों ने मिल करके यहाँ पर किया डील कि चलो पहला वाला हमारे यहाँ कराओ, लेकिन सऊदी अरब निकला और भी बड़ा चालाक। इन्होंने कहा कि भाई हम अपने यहाँ सारी सुविधाओं वाला ऐसा गेम आयोजित करने के लिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं, सब कुछ अच्छे से। अब बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे, इससे अच्छा ऐसा करते हैं कि ये वाला सिस्टम आप खत्म कर दो कि 4 साल यहाँ करो, 4 साल वहाँ करो, 4 साल वहाँ करो। यहाँ ऐसा ना करो, आप हमसे कर लो 12 साल के लिए टाई अप, और 12 साल में जब जब भी आयोजन कराना होगा, चाहे आप वार्षिक रूप से कराओ, चाहे 1 साल में कई बार कराओ, चाहे 4 साल में 1 बार कराओ, लेकिन हमारे यहाँ ही कराओ। सऊदी अरब जो है चालाकी से आईओसी को मनवा ले गया। अब 12 वर्षों की ये डील हो गई है।
अब यहाँ पर ही खेला जाएगा, सऊदी अरब में ही, ठीक है ना? तो ई स्पोर्ट के लिए आपको याद ही नहीं करना कहाँ होगा, तुरंत बता देना सऊदी अरब में होगा, ठीक है? चलिए, ये ई स्पोर्ट है, ध्यान रखना, जो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सिस्टम वगैरह पर खेलते हैं वो वाले गेम होंगे यहाँ पर। अगला, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की ई बुक आई है, इसको अगर आप लेना चाहो, रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहो तो आप इस ई बुक से कर सकते हो। इसके अलावा हाफ ईयरली की ई बुक भी आ चुकी है करंट अफेयर की, इसको भी अगर आपने नहीं लिया है तो इसको जरूर लीजिए। इसमें इस बार स्पेशल ये है कि हर एक राज्यों का स्टेट मैप भी इस तरह दिया गया है और इसमें स्टेट स्पेशल स्ट्रेटेजी के दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये 2020 में शुरू की गई थी। स्वनिधि, ये स्पेलिंग फिर से यहाँ गलत हो गया। चलिए, पीएम स्वनिधि, स्वनिधि, ठीक है जी। इसका मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है, ध्यान रखना 2020 में ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। संवैधानिक निकाय यूपीएससी में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। मनोज सोनी ने अभी इस्तीफा दे दिया है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है छत्रपति शिवाजी ने निम्न में से किसकी हत्या बाघनख से की थी? बाघनख से हत्या की थी, बताइए। इसके अलावा गांधी मंडेला पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और पीडीएफ आपको एमसीटी ऐप पर भी मिल जाएगी विद क्यूज। तो आप क्विज भी जा करके लगाना जरूर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।